नर्सिंग फाउंडेशन में यूनिट 3 का एक टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग। तो इसमें हम वर्ल्ड हिस्ट्री कवर करने वाले हैं। नर्सिंग इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट आर्ट्स एंड इज़ एन एसेंशियल मॉडर्न ऑक्यूपेशन विच बिगैन विद द नीड टू प्रोवाइड केयर एंड कंफर्ट टू दोज सफरिंग फ्रॉम इलनेस एंड इंजरी। बट इसमें ये नेसेसरी नहीं है कि नर्सिस या नर्सिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जो सिर्फ उन्हीं को केयर और कंफर्ट प्रोवाइड कर रहा है जो इल हो या किसी चीज़ से सफ़र कर रहे हो। ये उनको भी प्रोवाइड करेगा केयर जो फिट एंड फाइन हो। तो सिक और वेल डजेंट मैटर। नर्सेस का या नर्सिंग का जो मेन मोटिव है दैट इज़ टू प्रोवाइड केयर, प्रमोट द हेल्थ एंड प्रिवेंट एनी काइंड ऑफ डिजीज़। इट हैज़ बिन देयर फॉर एज लॉन्ग एज देयर हैव बिन लाइफ। जब से लाइफ चलती आ रही है तभी से नर्सिंग एक प्रोफेशन चलता आ रहा है। ठीक है, ये चीज़ हमें कहाँ से पता लग रही है? नर्सिंग की हिस्ट्री पढ़ के ही समझ आएगा। सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन रेस इज़ एन इंटरट्वाइंड विद डेवलपमेंट ऑफ नर्सिंग। जैसे जैसे हमारा सर्वाइवल बढ़ता है वैसे वैसे ही नर्सिंग भी हमारे साथ साथ हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रही है जिस वजह से हमारा सर्वाइवल पॉसिबल है। नॉलेज ऑफ जनरल हिस्ट्री इज़ नेसेसरी। अब यहाँ इस लाइन में सिग्निफिकेंस है कि हिस्ट्री पढ़नी क्यों नेसेसरी है। इट इज़ नेसेसरी एज अ बेसिस टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट द चेंजेस विच हैव टेकन प्लेस इन नर्सिंग। किसी भी चीज़ की हिस्ट्री पढ़ने से हमको पता लगता है कि विद इन द टाइम क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या क्या अच्छे चेंजेस आए हैं, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे। सब कुछ हमें अंडरस्टैंड होता है, सब कुछ समझ आता है और इससे हम एक बेटर नॉलेज रख पाते हैं उस प्रोफेशन की या किसी भी टॉपिक की। द रूट्स ऑफ मेडिसिन एंड नर्सिंग आर इंटरट्वाइनिंग। ये रूट्स जो हैं मेडिसिन और नर्सिंग हमेशा से आपस में काम करते ही मिले गए हैं। इसके जो एविडेंसेस है वो माइथोलॉजी, एंशिएंट ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कल्चर्स में और रिलीजन्स में पाए गए हैं। Knowledge of the profession's history increases the nurse's awareness and promotes an understanding of the social and intellectual origins of discipline. तो एक नर्स को अगर अपने प्रोफेशन की हिस्ट्री के बारे में पता होगा तो नर्सेस अवेयर होंगी। उसको पता होगा कि हिस्ट्री में कुछ ऐसे केसेस आए हैं या हिस्ट्री में कुछ ये चेंजेस आए हैं, तो उसको अवेयरनेस होगी। सेकेंडली, इट प्रमोट्स द अंडरस्टैंडिंग। तो नर्स को पता होगा कि सोसाइटी के अकॉर्डिंग कैसे कैसे नॉर्म्स और रूल्स में नर्सेस के डिसिप्लिन में किस तरह से चेंजेस आए हैं। From its earliest history, the nursing was a form of community service to protect and preserve the family. Historically, men and women who held the role of nurse. In prehistoric period, women were responsible for gathering herbs, roots and plants that were used to heal the sick. तो हिस्ट्री में ही ये मेंशन है कि हमेशा से ही मेन और वुमेन दोनों ने नर्स का रोल निभाया है। प्री हिस्टोरिक पीरियड में ये माना जाता था, मतलब उस टाइम में ऐसा ही होता था कि जो विमेन थी, घर में रहने वाली लड़कियां थी, वही रिस्पॉन्सिबल थी कोई भी जड़ी बूटी लानी हो, कोई भी रूट्स या प्लांट्स लाने हो जो कि बीमारियों को ठीक करने के लिए केपेबल होते थे। तो अर्लीस्ट हिस्ट्री से ही एक नर्सिंग एक फॉर्म ऑफ कम्युनिटी सर्विस ही रहा है इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द फैमिली। अब यहाँ तक हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन की, नर्सिंग की हिस्ट्री पढ़ना क्यों ज़रूरी है, ये सारा हमने इंट्रोडक्शन में कवर कर लिया। नाउ वी कम टू द प्री हिस्टोरिक नर्सिंग। अब हम स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअली में हिस्ट्री में क्या क्या चेंजेस आए थे। Myths and songs and other findings of the archaeologists throw light on prehistoric man's care for the sick. अब हमको हिस्ट्री के बारे में पता कैसे लगता है? पुरानी चीज़ों से, पुरानी एविडेंसेस से जो कि आर्कियोलॉजिस्ट ने फाइंड किए हैं, उन्होंने ढूंढे हैं। कुछ मिथ्स होते हैं, कुछ सॉन्ग्स होते हैं, कई बार स्कल्पचर्स होते हैं, कई बार वॉल पेंटिंग्स मिल जाती हैं जिससे पता लगता है कि नर्सिंग में किस किस तरह से बदलाव आए टाइम के साथ साथ। तो प्री हिस्टोरिक नर्सिंग में ये बिलीव किया जाता था दैट ईविल स्पिरिट्स कॉज इलनेस विद इन द बॉडी। मतलब अगर कोई बंदा बीमार है तो ये माना जाता था कि उसकी बॉडी के ऊपर कोई ईविल स्पिरिट, बुरा साया आ चुका है और उस बंदे को फिर वो अच्छा नहीं कंसिडर करते थे। हिज बॉडी वॉज इल ट्रीटेड बाय स्टार्विंग, बीटिंग, एडमिनिस्ट्रिंग नॉशियस सब्सटेंसेस, बीटिंग ऑफ ड्रम्स, मैजिक राइट्स एंड सेरेमनीज एंड बाय कॉजिंग सडन फ्लाइट टू गेट रिड ऑफ ईविल स्पिरिट। ये जो भी चीज़ें की जा रही थी, स्टार्विंग, बीटिंग, ये जो भी बीटिंग ऑफ ड्रम्स हो रहा था, कोई भी मैजिक परफॉर्म किया जा रहा था, कोई सेरेमनी की जा रही थी, इसका क्या मोटिव था कि वो ईविल स्पिरिट उस बॉडी से निकल जाए। और यहाँ पे जो मैजिक सेरेमनीज या कोई भी ये सारे प्रोसेसेस करने वाला पर्सन होता था, दैट वाज द डॉक्टर कम नर्स। ही वाज कंसिडर्ड द मैजिक मैन। नाउ कम्स नर्सिंग इन अर्ली सिविलाइजेशंस, जिसको हम एंशियंट टाइम भी बोलते हैं। इसमें हम अलग अलग कंट्रीज़ में देखते हैं कि किस तरह से नर्सिंग में चेंजेस आए विद टाइम।
सबसे पहले आता है इजिप्ट में। इजिप्ट में जो मेडिसिन थी दैट वाज फाउंड टू बी डिवाइन इन ओरिजिन। माना जाता था उस टाइम पे कि जो मेडिसिन है दैट इज़ एक्चुअली अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड। टेम्पल्स टुक प्लेस ऑफ हॉस्पिटल्स एंड डॉक्टर कम नर्स वॉज द प्रीस्ट। अब वो क्या हुआ, क्योंकि मेडिसिन को एक जिसको कहते हैं ना दान फ्रॉम द गॉड, दैट वाज कंसिडर्ड। तो इसी तरह से हॉस्पिटल्स जो थे अब वो टेम्पल्स कंसिडर किए जाने लग गए, और जो डॉक्टर कम नर्स होता था दैट वाज द प्रीस्ट। ठीक है। एंड उस टाइम में, इन एंशियंट टाइम्स में, इजिप्ट के अंदर जो भी हाई रैंकिंग वुमेन होती थी उनको प्रीस्टेसेस बनाया जाता था, और वही नर्सेस का रोल प्ले करती थी। किसमें? टेम्पल्स में। टेम्पल्स आर बेसिकली द हॉस्पिटल्स। मदर्स एंड डॉटर्स नर्स द सिक एट होम। घर पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी फीमेल्स की ही थी, चाहे मदर चाहे डॉटर, दे ओनली वर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग केयर ऑफ द सिक एट द होम। सैक्रेड बुक्स वर स्ट्रिक्टली फॉलोड बाई प्रीस्ट फिजिशियंस। और जो भी प्रीस्ट फिजिशियंस थे, डॉक्टर कम नर्सेस, जो प्रीस्ट फिजिशियंस थे, उनको स्ट्रिक्टली बोला गया था कि वो सैक्रेड बुक्स को फॉलो करेंगे। और इजिप्ट ने क्या प्रोग्रेस किया था? मेडिसिन में प्रोग्रेस, सर्जरी में प्रोग्रेस और नर्सिंग में प्रोग्रेस। बट ज़्यादा प्रोग्रेस इसीलिए नहीं हो पाया क्योंकि सिर्फ स्टडी की जा रही थी, सैक्रेड बुक्स वगैरह से स्टडी ही हो रही थी, डाइसेक्शन वगैरह नहीं हो रहा था, जिससे कि ह्यूमन बॉडी की बेसिक नॉलेज नहीं मिली थी, इसीलिए ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हुआ। अगली कंट्री आती है ग्रीस। अब ग्रीस में मेडिसिन को काफ़ी कनेक्ट किया गया रिलीजन के साथ। कैसे? एक सन गॉड अपोलो, ठीक है, सन गॉड अपोलो, ही वॉज कंसिडर्ड एज देयर गॉड ऑफ हीलिंग। उसको माना गया कि अपोलो जो कि एक सन गॉड हैं, वो हीलिंग के भी गॉड हैं। और उनका जो बेटा था एस्क्लेपस, एस्क्लेपस को कंसिडर किया गया द ग्रीक गॉड ऑफ मेडिसिन। और जो अपोलो की डॉटर थी, अपोलो द सन गॉड, उनकी डॉटर हाइजिया, उनका रोल क्या था? शी परफॉर्म्ड मैजिकल कर्सेस फॉर देयर इलनेस। मतलब वो ऐसे कुछ मैजिक प्रैक्टिसेस करती थी जिससे कि इलनेस ट्रीट हो सके। तो इन टर्न यहाँ पे किस तरह से मेडिसिन को, नर्सिंग को गॉड से रिलेट करके देखा गया। और यहाँ पे टेम्पल्स वर ऑल्सो प्लेसेस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सिक एंड प्रीस्ट फिजिशियन वॉज इन चार्ज ऑफ देम। ये थोड़ा सा सिमिलर आ गया जो कि हमने पीछे पढ़ा था कि इजिप्ट में भी ऐसा ही हो रहा था। सिमिलरली ग्रीस में भी कुछ ऐसा ही सिस्टम फॉलो किया जा रहा था कि टेम्पल्स में ही ट्रीटमेंट हो रहा है सिक का, एंड प्रीस्ट फिजिशियन वॉज इन द चार्ज ऑफ देम। पर्सनल क्लीनलीनेस पे फोकस किया गया, एक्सरसाइज पे और डाइटिक्स पे भी फोकस किया गया, जो कि ग्रीस में एक प्रोग्रेस माना गया। ठीक है। तो ग्रीस का जो मेन पॉइंट है दैट इज़ कि यहाँ पे पर्सनल क्लीनलीनेस, एक्सरसाइज और डाइटिक्स पे एम्फेसाइज किया गया, जोर डाला गया। Hippocrates in 100 before Christ, known as father of scientific medicine, separated medicine from religion for the first time. अभी तक क्या था? मेडिसिन को ग्रीस में क्लोजली कनेक्ट किया गया था रिलीजन के साथ, बट जैसे हिपोक्रेट्स आया इन 100 BC, जिसको फादर ऑफ साइंटिफिक मेडिसिन भी कहते हैं, उसने ये बताया, उसने पहली बार ये पॉइंट आगे रखा कि मेडिसिन या नर्सिंग इज़ नॉट कनेक्टेड विद रिलीजन। ये पॉइंट हिपोक्रेट्स ने रखा, तभी उसको फादर ऑफ साइंटिफिक मेडिसिन भी बोला जाता है। अगला आता है इन रोम। क्या चेंजेस आए रोम में? तो रोम में बहुत बड़ा रोल आया था बिकॉज देयर वॉज प्रॉपर सैनिटेशन, ड्रेनेज एंड सीवेज सिस्टम। तो ये तीन चीज़ों में इम्प्रूवमेंट देखने को मिला था। ग्रीस में क्या हुआ था? पर्सनल क्लीनलीनेस में ज़्यादा था एम्फोसाइज, एक्सरसाइज, मतलब इंडिविजुअल बेसिस पे ज़्यादा रोल था उसका ग्रीस का चेंजेस लाने में। बट रोम में क्या चेंजेस आए? मेजर चेंजेस वो था कि आसपास के एनवायरनमेंट में भी क्लीनलीनेस, सैनिटेशन, ड्रेनेज और सीवेज सिस्टम का ध्यान रखना। रोमन नोबल women cared for the sick. With the invent of Christianity, deacons and deaconesses performed duties of nurses. अब हम यहाँ पे देखते हैं कि किस तरह से क्रिश्चियनिटी आ चुका है, क्रिश्चियनिटी रिलीजन आ चुका है, एंड उसी वजह से डेकन्स एंड डेकनेसेस भी आ गई हैं जो कि नर्सेस का अब रोल प्ले करेंगी। नेक्स्ट कंट्री चाइना। चाइना में सबसे ज़्यादा एडवांसमेंट देखने को मिली थी मेडिसिन एंड सर्जरी में, क्योंकि इन लोगों ने डाइसेक्शन के थ्रू, वैक्सीनेशन के थ्रू और फिजियोथेरेपी के थ्रू समझने की कोशिश की थी मेडिसिन और सर्जरी को। इसलिए इन लोगों के पास प्रॉपर इंटरनल ऑर्गन्स की नॉलेज थी एंड ब्लड सर्कुलेशन के बारे में भी इन्हें पता था। तभी पता था क्योंकि ये लोग डाइसेक्शंस, वैक्सीनेशन और फिजियोथेरेपी परफॉर्म कर रहे थे। और यहाँ पे एक चीज़ और मेंशन करते हैं कि चाइना के अंदर जो
बीमार लोग थे उनको ठीक करने के लिए प्रेयर्स की जाती थी, और चाइना में भी क्लिनलीनेस और हाइजीन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। तो इस तरह से एडवांसमेंट इन नर्सिंग देखने को मिली कि किस तरह चाइना ने प्रोग्रेस किया था मेडिसिन एंड सर्जरी में। नेक्स्ट कम्स अर्ली क्रिश्चियन एरा। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? स्टार्टिंग में हमने पढ़ा प्री हिस्टोरिक एरा, देन वी स्टडीड अबाउट द एंशिएंट टाइम्स, जिसमें हमने अलग अलग कंट्रीज़, इजिप्ट में देखा, ग्रीस में देखा क्या क्या होता है, रोम में देखा क्या होता है, एंड लास्ट में हमने चाइना में देखा कि किस तरह से प्रोग्रेस पहुंचा था नर्सिंग का। नेक्स्ट हमारे पास एरा आता है अर्ली क्रिश्चियन एरा, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 to 500 आफ्टर डेमाइस। Religious beliefs played a major role in building attitude towards the sick and mode of caring for the sick and their sufferings. Christianity believed in rendering service of love to humanity without any reward. Women assisted clergy in the work of church. तो यहाँ क्रिश्चियन एरा में भी रिलीजियस बिलीव्स का बहुत बड़ा रोल था कि किस तरह से लोग सिख और सिख को देखते थे, किस तरह का एटीट्यूड रखते थे सिख के रिगार्डिंग, वो रिलीजन पे ही डिपेंड कर रहा था, एंड किस तरह से वो उनकी देखभाल कर रहे थे, उनकी सफरिंग्स को समझ रहे थे, तो ये भी रिलीजन से ही कनेक्टेड था। क्रिश्चियनिटी के अकॉर्डिंग क्रिश्चियनिटी बिलीव कर रही थी कि अगर हम किसी को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं इन द सेक फॉर द सेक ऑफ हेल्थ केयर, तो वो हमारी सर्विस ऐसी होनी चाहिए कि हम ह्यूमैनिटी की तौर पे करें, फॉर आवर लव फॉर ह्यूमैनिटी विदाउट एनी रिवॉर्ड। मतलब हम कोई भी ऐसा काम ना करें कि हम हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और वो सेल्फलेस ना हो। सेल्फलेस लव टू ह्यूमैनिटी की मतलब नेचर से, जिसको हम कहते हैं थिंकिंग से सर्विस प्रोवाइड करनी चाहिए, और ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई रिवॉर्ड मिलेगा विदाउट होप ऑफ एनी रिवॉर्ड। और यहाँ पे अर्ली क्रिश्चियन एरा में विमेन का बहुत बड़ा रोल था, जो कि सारे क्लर्क के काम में असिस्ट कर रही थी। अब आता है डेक्कनिस। डेक्कनिस वर्ड हमने पीछे भी देखा था, जो कि चाइना में जो कि रोम में देखने को मिला था, कि वहाँ पे डेक्कन्स और डेक्कनेसिस का जिक्र देखने को मिला था। तो व्हाट इज़ बेसिकली डेक्कनेस, होती क्या है? डेक्कनेस वर्ड जो है ग्रीक वर्ड डायकोनिया से आया था, जिसका मतलब होता है टू मिनिस्टर या टू सर्व इन बोथ द मटीरियल एंड स्पिरिचुअल सेंस। मतलब डेकोनिया का मतलब, जो ग्रीक वर्ड है डेकोनिया, उसका मतलब होता है कि सर्व करना, मटीरियलिस्टिक वे में भी और स्पिरिचुअल सेंस में भी। तो डेक्कनेस वर्ड यहीं से ओरिजिनेट हुआ था। विमेन जो मेच्योर थी, जो कि आगे लोगों को टीचिंग दे सकती थी, और वही घर में देखभाल का काम कर रही थी। मैरिज प्रोहिबिटेड नहीं थी, मतलब ऐसा नहीं था कि जो वुमेन नर्स का रोल प्ले कर रही है, मतलब डेक्कनेस इज बेसिकली वुमेन प्लेइंग द रोल ऑफ नर्स, ठीक है। तो ऐसा नेसेसरी नहीं था कि उसकी मैरिज नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं था। और वो अपने घर पे भी रह सकती थी, ऐसा भी नहीं था कि उसको चर्च में ही रहना पड़े। ड्यूटीज़ इंक्लूडेड, अब इनकी क्या क्या ड्यूटीज़ होती थी, काम होता था, कुछ काम ये चर्च में करती थी, टीचिंग्स प्रोवाइड करती थी, और विमेन कन्वर्टिंग में हेल्प करती थी, टीचिंग इन मिशंस एंड विजिटिंग द सिक। इनका काम होता था सिक पर्सनस को विजिट करना। तो यहाँ पे एक पॉइंट एम्फसाइज ये किया जा सकता है कि डेक्कनेसिस फर्स्ट विजिटिंग नर्सिस थी, इसीलिए डेक्कनेसिस का एक बहुत बड़ा रोल है नर्सिंग की हिस्ट्री में। नाउ कम्स विडोज़। डेक्कनेस को असिस्ट करती थी जो होम विजिट में, वो विडोज़ होती थी। विडोज़ इसीलिए होती थी, विडोज़ को इसीलिए कंसिडर किया जाता था कि वो असिस्ट करे, क्योंकि विडोज़ जो होती थी वो अपने मार्शियल स्ट्रेस से फ्री थी, उनको कोई ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती थी, तो इसीलिए वो असिस्ट करती थी डेक्कनेसिस को विजिट करने में, जब वो होम विजिट करती थी। नाउ नेक्स्ट इज़ वर्जिन्स। वर्जिन्स यंग वुमेन होती थी, जो कि असिस्ट ही करती थी चर्च में, जो भी केयरिंग का प्रोसेस होता था, केयरिंग का जो भी काम होता था, उनमें वो असिस्ट करती थी। वो अपने खुद के घर में रह सकती थी, और ऐसा ज़रूरी नहीं था कि उनको चर्च में ही रहना पड़े। बट यहाँ पे एक चीज़ ये मेंशन करनी ज़रूरी है कि इनको कोई पे नहीं मिलती थी, बहुत नेसेसरी हो तो मिल जाती थी, बट ऐसे कोई पे नहीं मिलती थी इनको। नेक्स्ट यहाँ पे वर्जिन्स का कॉन्सेप्ट इसीलिए लाया गया क्योंकि वर्जिनिटी वॉज एसेंशियल टू प्योरिटी ऑफ लाइफ। ऐसा बिलीव किया जाता था कि वर्जिनिटी इज़ एक्चुअली एसेंशियल टू प्योरिटी ऑफ लाइफ। अब क्या हुआ, थोड़ा टाइम बाद विडोज़ और वर्जिन्स दोनों को मर्ज करके एक ग्रुप बना दिया नन्स का।
तो नन्स के अंदर क्या क्या चीज़ें देखने को मिली, पहले वो नॉर्मल सी ही ड्रेस पहनते थे जैसे वो नॉर्मल वुमेन पहन रही थी, बट बाद में उनकी एक प्रॉपर यूनिफॉर्म आ गई, ड्रेस्ड मोर यूनिफॉर्मली। पहले वो अपने ही घर में रह रही थी, ऐसा ज़रूरी नहीं था कि चर्च में रहना पड़े या चर्च की प्रोवाइडेड घर में रहना पड़े, बट जब वो नन्स बन गई तो थोड़े टाइम बाद उनको चर्च में ही अलॉटमेंट मिल गया। सारे मेंबर्स जो होते थे, नन्स जो भी होती थी, दे वर एनरोल्ड फॉर चर्च सर्विस। ऐसा नहीं था कि कोई भी जो नन है वो अपना कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं दे रही है, हर कोई अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा था। अर्ली क्रिश्चियन एरा के अंदर हम कुछ फेमस पर्सनालिटीज़ देखते हैं, जैसे कि फीबी। फीबी एक पहली डेक्कनेस थी, काफ़ी इंटेलिजेंट और एजुकेटेड थी, जो कि सिक पर्सनस की केयर करती थी इन देयर होम, बिकॉज डेक्कनेस थी तो वो होम विजिट करती थी। नेक्स्ट इज़ फैबियोला। फैबियोला एक बहुत बड़े रोमन नोबल की डॉटर थी, जिसने कि अपने बड़े पैलेस को कन्वर्ट कर दिया तो हॉस्पिटल में, फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी एंड सर्विस। फर्स्ट क्रिश्चियन हॉस्पिटल रोम में फैबियोला ने ही खोला था। और ये क्या काम होता था इस हॉस्पिटल का, कि जो भी पुअर और सिक पर्सन्स थे जो स्ट्रीट्स पे ऐसे ही पड़े हुए हैं, उनको लेके जाते थे हॉस्पिटल में। एंड ये हर सेल्फ मतलब खुद से उनकी केयर प्रोवाइड करती थी अपने ही पैलेस में। नेक्स्ट फेमस आता है नेम पॉला का। पॉला जो कि फैबियोला की एक फ्रेंड थी, जिसने कि अपनी लाइफ को डिवोट कर दिया था फॉर द सर्विस ऑफ सिक। उसने हॉस्पिटल बनाया था स्ट्रेंजर्स के लिए, पिलग्रिम्स के लिए या ट्रैवलर्स के लिए, और जो भी सिक पर्सन्स होते थे उनके लिए। और उसने एक मोनास्ट्री भी बनाई थी बेथेल में। नेक्स्ट इज़ मार्सेला। मार्सेला एक बहुत वेल्दी वुमेन थी, क्योंकि वो एक वेल्दी वुमेन थी तो उसकी काफ़ी बड़े घरों के लोगों के साथ बोलचाल थी, इसीलिए उसने एक ग्रुप को लीड किया, हाई रैंकिंग वुमेन के ग्रुप को लीड किया, और उनको मतलब उसने प्रमोट किया कि वो अपने आप को चैरिटी के वर्क में लगाएं और कुछ कंट्रीब्यूट करें। तो ये कुछ फेमस पर्सनालिटीज़ थे जिन्होंने अर्ली क्रिश्चियन एरा में अपना कंट्रीब्यूशन दिया। यहाँ तक हमारा अर्ली क्रिश्चियन एरा ख़त्म होता है। नाउ कम्स द मिडीवियल एरा, जो कि 1500 एडी से 500 एडी से 1500 एडी तक है। द पीरियड बिटवीन 500 एडी एंड 1500 एडी, जिसको मिडेवियल एरा तो कहते ही कहते हैं, साथ ही में मिडल एजेस भी कह देते हैं। अभी तक हमने पीछे देखा कि रोमन एम्पायर चल रहा था, बट यहाँ तक आते आते रोमन एम्पायर ख़त्म हो गया। रोमन एम्पायर में ना कुछ हमने देखा था एडवांसमेंट हुई थी, बट इतनी एडवांसमेंट नहीं होती, ज़्यादा एडवांसमेंट चाइना में देखने को मिली थी। रोम में हमने देखा था कि किस तरह से सैनिटेशन, ड्रेनेज और सीवेज सिस्टम में एडवांसमेंट हुई थी, ठीक है। और डेक्कन और डेक्कनेसिस भी आ गई थी उस टाइम तक। बट जब रोमन एम्पायर ही ख़त्म हो गया तो उस टाइम पे जितने भी मेडिकल स्कूल्स थे वो सारे टूट गए या डिसअपियर हो गए, और जो मेडिसिन था उसमें कोई भी प्रोग्रेस नहीं देखने को मिला, वापस से वही सुपरस्टिशंस, डॉगमा वाला कॉन्सेप्ट आ गया। इसीलिए कोई प्रोग्रेस ना होने की वजह से मेडिसिन या सर्जरी में मेडिवियल पीरियड को बोला जाता है डार्क एजेस ऑफ मेडिसिन। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट आता है एक पर्सन था एल्ट्रुइज्म। एल्ट्रुइज्म ने बोला कि सिंसियर लव फॉर गॉड एंड अ डिज़ायर टू बी लाइक हिम वुड बी द चीफ मोटिव फॉर वन सेल्फलेस एंड सैक्रिफिशियल सर्विस टू द मैनकाइंड विदाउट होप ऑफ रिवॉर्ड। एल्ट्रुइज्म ने ये बोला कि अगर किसी ने अपना चीफ मोटिव रखना है टू बी लाइक, चीफ मोटिव क्या होगा अगर किसी ने रखना है फॉर वन सेल्फलेस एंड सैक्रिफिशियल सर्विस टू द मैनकाइंड, अगर कोई बंदा अपने आप को गॉड जैसा बनाना चाहता है या अपना गॉड के प्रति सिंसियर लव दिखाना चाहता है, तो उसको सेल्फलेस होना चाहिए और अपनी सैक्रिफाइसेस देके सर्विस प्रोवाइड करनी चाहिए फॉर द सेक ऑफ मैनकाइंड विदाउट होपिंग फॉर एनी रिवॉर्ड। तो इसने इंस्पायर किया था काफ़ी मैन और वुमेन को ताकि वो अपने घरों के दरवाजे खोलें और डायकोनिया का ही काम करें, ठीक है। टू द सिक हु आर कॉल्ड डायकोनिया, जो ये मतलब इंस्पिरेशन मिली जिन मेन वेमेन को जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया उनको डायकोनिया बोला गया। नेक्स्ट यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है मोनास्टिसिज्म का। Monasteries became chief place for education, medicine and nursing. Monks and nuns worked as doctors and nurses. They were skilled in the use of home remedies. They got scientific knowledge in care of the sick from books in monasteries. Monasteries did groundwork for development of universities, gave medical and nursing care to travelers, poor and needy. Women found freedom to develop ideas and skills in monasteries. They became wealthier, gained more freedom and political power.
Monasteries, when criticized, made rules stricter and many lost interest in the work. Between 9th and 10th century, monasteries declined. मोनास्ट्रीज जो थी दे वर द चीफ प्लेस मेडिवल एरा में, यही एक मेन जगह होती थी जहाँ पे एजुकेशन, मेडिसिन और नर्सिंग के बारे में सीखा जाता था। और यहाँ पे अंदर कौन काम कर रहे थे? मॉन्क्स एंड नन्स। मॉन्क्स और नन्स डॉक्टर्स और नर्सिस का काम कर रहे थे, जो कि बहुत ज़्यादा स्किल्ड थे होम रेमेडीज़ में। और ये साइंटिफिक नॉलेज कहाँ से ले रहे थे? जो भी मोनास्ट्री के अंदर बुक्स पढ़ी थी उनके हेल्प से। मोनास्ट्रीज जो थी ये एक ऐसी जगह थी जहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ का डेवलपमेंट जो हो रहा है उसका एक ग्राउंड वर्क प्रोवाइड किया जा रहा था। मेडिकल और नर्सिंग केयर प्रोवाइड की जा रही थी ट्रैवलर्स को, पुअर्स को, या कोई भी नीडी पर्सन हो। और वुमेन ने यहाँ पे अपने आप को फ्री पाया कि वो अलग अलग स्किल्स सीख सकती हैं मोनास्ट्रीज में। और इसीलिए वो वेल्दी मतलब उनके पास वो रिच बनती गई, वेल्दियर बनती गई, उनको ज़्यादा फ्रीडम मिलती गई और ज़्यादा पॉलिटिकल पावर भी मिली वुमेन को इसी वजह से। तो इस कुछ कुछ रीजंस की वजह से मोनास्ट्रीज को क्रिटिसाइज़ किया गया और उसके कुछ रूल्स को स्ट्रिक्ट बनाया गया, जिस वजह से कई लोगों का इंटरेस्ट ख़त्म हो गया। पहले क्या थी? सेंस ऑफ फ्रीडम महसूस की जा रही थी कि हम अपने आप की स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, कुछ नई स्किल्स को सीख सकते हैं, मेडिसिन, सर्जरी में एजुकेशन ले सकते हैं। बट जब क्रिटिसाइज़ किया गया क्योंकि वुमेन आगे सक्सीड कर रही थी, तो मोनास्ट्री ने अपने रूल्स को स्ट्रिक्ट किया और बहुत लोगों ने इसी वजह से अपना इंटरेस्ट खो दिया मोनास्ट्री में जाने के लिए, अपना प्रोग्रेस करवाने के लिए। तो बिटवीन 9th एंड 10th सेंचुरी इसी वजह से मोनास्ट्रीज डिक्लाइन कर गई। Next comes the concept of military nursing orders. During the Middle Ages, a religious movement known as crusades took place. There was a mass movement of devoted people who left their homes under the leadership of soldiers and knights to Jerusalem to rescue the tomb of Jesus Christ from the Muslims in order to render medical and nursing care to the sick and wounded. Two military orders were formed. अभी क्या हुआ? एक रिलीजियस मूवमेंट हुआ था, क्रूसेड्स, जिस मूवमेंट की वजह से जो क्राइस्ट को मानने के लिए, जीसस क्राइस्ट को मानने वाले लोग थे, उनका मास मूवमेंट हुआ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिवोटेड थे जीसस क्राइस्ट को उनकी टॉम्ब का रेस्क्यू करवाने के लिए, जो कि मुस्लिम्स ने कहाँ पे रखी हुई थी? जेरूसलम नाम की जगह में। ठीक है, तो वो जब गए, इतना ज़्यादा मास मूवमेंट हुआ, तो वो किसकी लीडरशिप में हुआ था? सोल्जर्स और नाइट्स की लीडरशिप में। तो यहाँ पे क्योंकि मिलिट्री का इन्वॉल्वमेंट हुआ था, तो इन ऑर्डर टू रेंडर मेडिकल एंड नर्सिंग केयर टू द सिक एंड वुंडेड, दो मिलिट्री ऑर्डर्स भी बनाए गए थे। पहला ऑर्डर था ऑर्डर ऑफ नाइट्स ऑफ सेंट जॉन ऑफ जेरूसलम एंड सेकेंड वॉज ऑर्डर ऑफ नाइट ऑफ सेंट लाजरस। तो द नर्सिंग ऑर्डर्स, अब जब भी मिलिट्री का इन्वॉल्वमेंट होता है तो उस वजह से क्या हुआ? नर्सिंग ऑर्डर्स के अंदर डिसिप्लिन आया और नर्सिंग के अंदर एक अनक्वेश्चन ओबीडियंस देखने को मिला कि मतलब अगर तुमको कोई ऑर्डर दिया जा रहा है तो यू डू नॉट हैव टू क्वेश्चन एवरीथिंग, यू हैव टू परफॉर्म इट। दे रेंडर्ड एक्सेलेंट नर्सिंग सर्विस। अब क्योंकि डिसिप्लिन आ गया था तो इसीलिए नर्सिंग सर्विस भी बहुत ज़्यादा एक्सेलेंट हो चुकी थी। द ट्रेडिशंस ऑफ द ऑर्डर ऑफ सेंट जॉन लिव टुडे। आज भी सेंट जॉन के जो भी ऑर्डर्स के ट्रेडिशनल ऑर्डर्स दिए गए थे वो आज भी हैं इन द सेंट जॉन एम्बुलेंस कॉर्प्स। इन ये लोग आज भी फॉलो कर रहे हैं, ये कॉर्प्स जो हैं आज भी इस रूल को फॉलो कर रही हैं दैट वाज गिवन बाय सेंट जॉन लाइव। द ऑर्डर ऑफ सेंट लाजरस स्पेशलाइज्ड इन द केयर ऑफ लेप्रोसी पेशेंट्स। आज भी सेंट लाजरस के जो ऑर्डर्स हैं वो लेप्रोसी पेशेंट्स की देखभाल के लिए यूज़ किए जाते हैं। इन शॉर्ट, नर्सिंग वॉज ग्रेटली एनरिच्ड विद एंड स्ट्रेंथन्ड बाय दीज मिलिट्री ऑर्डर्स। मतलब मिलिट्री ऑर्डर्स के इन्फ्लुएंस की वजह से एक्सीलेंट नर्सिंग सर्विसेज देखने को मिली थी। Next comes mendicant and secular nursing orders. Mendicants were traveling monks. They gave up their professions and lived with the poor. They earned their livelihood by manual labor or begging. They were all inspired by the religious teachings of Jesus Christ. Saint Domini and Saint Francis of Assisi were well-known monks and each had large number of followers. The followers of these monks took vows of chastity and obedience. None of the activities were giving nursing to care to the sick. They formed various religious and non-religious orders for providing nursing care.
तो जो मेडिकेन एंड सेकुलर नर्सिंग ऑर्डर्स थे, इनके अंदर हमने देखा व्हाट इज़ मेडिकेन। मेडिकेन्स वर ट्रैवलिंग मॉन्क्स, ऐसे मॉन्क्स जो ट्रैवल करते थे इधर से उधर। उन्होंने अपने जितने भी पोजेशंस थे, जो भी उनके पास मटीरियलिस्टिक थिंग्स थी, उनको त्याग दिया था, और साथ ही में वो रहते इनके साथ थे जो भी पुअर पर्सन थे उनके साथ। अपना जो लाइवलीहुड थे, अपने रोज़ का खाना पीने का खर्चा या जो भी उनको चाहिए होता था, वो कैसे मैनेज करते थे? बाय लेबर और बेगिंग। या तो वो लेबर काम करते थे या बेगिंग करते थे। और जो ट्रैवलिंग मॉन्क्स या मेडिकेंट्स थे, वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे जीसस क्राइस्ट से, जिनमें कि दो बहुत फेमस ट्रैवलिंग मॉन्क्स का नाम आता है, सेंट डोमिनियन, सेंट फ्रैंकिस, जो कि असीसी से बिलोंग करते थे। दे वर वेल नोन मॉन्क्स, और इनके बहुत ज़्यादा नंबर में फॉलोअर्स भी थे। और इन्होंने अपनी लाइफ में वाउज ऑफ चैस्टिटी एंड ओबीडियंस लिया था। वाउज ऑफ चैस्टिटी एंड ओबीडियंस में मतलब कि इन्होंने जितना भी मटीरियलिस्टिक थिंग्स है उनका त्याग तो किया ही हुआ था, साथ ही ये ओबीडियंट थे, मतलब कि सिंसियर थे अपने काम में, अपनी जो भी ये बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे ना, क्योंकि रिलीजियस टीचिंग्स ऑफ जीसस क्राइस्ट से, तो अपने कामों में ये बहुत सिंसियर थे। एंड वाउज ऑफ चैस्टिटी का मतलब इन्होंने अपने आप को इंटरकोर्स जैसी चीज़ों से बिल्कुल ही दूर करके रखा हुआ था। वन ऑफ द एक्टिविटीज़, और इनकी एक एक्टिविटी क्या थी? नर्सिंग केयर देना टू द सिक पर्सनस। और ये कई तरह के रिलीजियस और नॉन रिलीजियस ऑर्डर प्रोवाइड करते थे, जो कि नर्सिंग केयर में हेल्पफुल थे टू प्रोवाइड द नर्सिंग केयर। इसके बाद आता है मॉडर्न एरा। अभी तक हमने मेडिवल एरा स्टडी की। मेडिवल एरा में हमने देखा था कि किस तरह से इसको पहले तो बोला गया था कि इट इज़ अ डार्क एज ऑफ मेडिसिन, फिर एल्ट्रिज्म ने अपना कॉन्सेप्ट दिया था, देन मोनास्टिसिज्म, मिलिट्री नर्सिंग ऑर्डर्स एंड मेडिकल एंड सेकुलर नर्सिंग ऑर्डर्स हमने स्टडी किए। जहाँ तक हमारा मेडिवल एरा फिनिश होता है फ्रॉम 1500 AD टू 500 AD टू 1500 AD। नाउ कम्स मॉडर्न एरा, जो कि 1500 AD टू 1850 AD तक था। डार्क एजेस इन नर्सिंग ही बोला जाता है इसको। यहाँ पे तीन कॉन्सेप्ट्स आते हैं, तीन चीज़ें समझने की ज़रूरत है। रेनेसेंस जो कि 14 to 16 सेंचुरी में देखने को मिला था, जहाँ पे इस टाइम पीरियड में न्यू आइडियाज़ देखने को मिले थे आर्ट, आर्किटेक्चर में और लिटरेचर में। रीफॉर्मेशन जो कि 1517 के अंदर देखने को मिला था, कि रिवोल्ट था अगेंस्ट फ्यूडलिज्म एंड पावर ऑफ चर्च ओवर द नॉन चर्च मैटर्स। जो भी नॉन चर्च मैटर्स होते थे उनको इग्नोर करके चर्च मैटर्स को ज़्यादा पावर दी गई थी, उनको ज़्यादा कंसिडर किया जाता था। नेक्स्ट इज़ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब हुई थी तो बहुत ज़्यादा, जो पहले क्या होता था, जो गुड्स मैन्युफैक्चर होते थे वो घरों में ही होते थे, पर जैसे जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होती गई तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स जो होम में हो रहा था वो चेंज होके, उसने अपनी प्लेस चेंज करके एक फैक्ट्री कर ली। तो फैक्ट्रीज जो थी वो दूर बनी थी, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा लोगों ने अपने घर शिफ्ट किए टू सेटल नियर द फैक्ट्रीज। और उस टाइम पे जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई तो चिल्ड्रन भी काम पे जाते थे, बहुत बहुत टाइम तक वो काम करते थे टू हेल्प देयर फैमिली इन अर्निंग लाइवलीहुड। नेक्स्ट इज़, अब इतना सब कुछ हो रहा था तो ऑब्वियसली जो लोग थे, क्योंकि इतने सारे रिवोल्ट और रेवोल्यूशंस हो रही थी, तो लोग क्राउडेड एरिया में रह रहे थे, और वहाँ क्राउडेड एरिया में अनहाइजीनिक और अनसैनिटरी कंडीशंस होती थी। इलनेस, पॉवर्टी और सफरिंग भी बहुत कॉमनली देखने को मिल रही थी, इसलिए अनहेल्दी लिविंग कंडीशंस थी। तो इतना सब कुछ हो रहा था तो हॉस्पिटल्स और नर्सेज की तो ज़रूरत ही थी। तो हॉस्पिटल्स वर नीडेड मोर देन एवर। हॉस्पिटल्स वर इन्फ्लुएंस्ड बाय पॉलिटिक्स, बट हॉस्पिटल की नीड तो थी ही, बट हॉस्पिटल्स को कौन लीड कर रहा था, इन्फ्लुएंस कौन कर रहा था? पॉलिटिक्स, ले पीपल हु लैक्ड रिलीजियस मोटिव। अब जो भी बंदा हॉस्पिटल को लीड कर रहा था उस टाइम पे, उस बंदे को प्रमोट किया जाता था कि वही बंदा इन्फ्लुएंस करे हॉस्पिटल को, जो कि रिलीजियस मोटिव से दूर हो, जिसका कोई भी ऐसा नहीं हो कि वो एक ही रिलीजन के फेवर में कोई भी डिसीजन लेगा इन फॉर द सेक ऑफ हेल्थ केयर, ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने उन पीपल को हायर किया उस टाइम पे जो कि रिलीजियस मोटिव से दूर थे, टू टेक केयर फॉर द पेशेंट्स। देयर वॉज नो आइसोलेशन ऑफ पेशेंट्स पहले, क्योंकि हमने अभी तक हिस्ट्री में यही देखा ना कि पेशेंट जो भी थे उनको इल ट्रीट किया जाता था, बट यहाँ पे कोई भी पेशेंट को आइसोलेट नहीं किया जाता था। डॉक्टर्स डिड मोस्ट नर्सिंग ड्यूटीज लाइक चेंजिंग शीट्स, डूइंग ड्रेसिंग्स एंड गिविंग मेडिसिन। सर्वेंट्स डिड बाथिंग, केयर ऑफ एक्सक्रीटा। नर्सिंग इंक्लूडेड मोस्टली क्लीनिंग एंड स्क्रबिंग। उस टाइम पे नर्सेज के दो ही काम होते थे, क्लीनलीनेस प्रोवाइड करना और स्क्रबिंग प्रोवाइड करना। नर्सेज उस टाइम पे इतनी ज़्यादा रिस्पेक्टफुल नहीं थी, उनको इतनी रिस्पेक्ट नहीं दी जाती थी। दे वर पुअरली फेड, ओवर वर्कड, उनको ज़्यादा ओवर टाइम काम करवाया जाता था उनसे, और इवन उनको ज़्यादा उनको पे तो क्या, उनको बैडली ट्रीट किया जाता था। नर्सेज लैक्ड इन स्किल्स एंड मोरल्स, क्योंकि उस टाइम की जो नर्सेज थी उनके पास जो स्किल्स और मोरल्स थे वो भी प्रॉपर नहीं थे। एंड ज़्यादा जो अच्छे घर की नर्सेस थी या लड़कियां थी, उनके जो इंटेलिजेंट लड़कियां थी वो नर्सिंग के अंदर अपना कंट्रीब्यूशन देती ही नहीं थी।